अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे हमारी बात हो रही थी। कल हमने कुछ इलस्ट्रेशंस और एक क्वेश्चन देखा था। कॉन्सेप्ट ओवरऑल हम एबीसी का ले चुके हैं, एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ कर चुके हैं। आज एक लास्ट क्वेश्चन हमारे एजेंडा पे रह गया है जिसको देखेंगे इंशाअल्लाह और फिर मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो कोई क्वेश्चन कल के लेक्चर से किसी कैलकुलेशन पे, किसी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन पे कोई गाइडेंस चाहिए तो पूछिए। अच्छा, एक क्वेश्चन फिर जो है क्वेश्चन नंबर 4, इसी को देखते हैं पहले, तो इसमें फिर आपके जहन में पॉइंट आएगा, उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एसन एंटरप्राइजेस, ऑटम 10, क्वेश्चन 1। अच्छा, ये वैसे क्वेश्चन कैफ का है, लेकिन क्वेश्चन ये कैफ में तब टेस्ट किया गया था जब एबीसी वाज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस। लेकिन टू सम एक्सटेंट दिस क्वेश्चन रिलेट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एबीसी। इसमें उसकी बात थोड़ी सी है, झलक है, इसलिए मैंने इसको अपने इसमें शामिल कर दिया अपने पास इस क्वेश्चन बैंक में। तो इसको पढ़ते हैं जी, इसकी रिक्वायरमेंट फिर बात देखते हैं। रिक्वायरमेंट है जी, डिटरमिन द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर द प्रोडक्ट्स अल्फा, बीटा एंड गामा बाय यूजिंग सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स। पार्ट ए। पार्ट बी, recalculate factory overhead cost per unit for each product by allocating individual expenses on the basis of specific utilization of related facilities। यही तो एबीसी होती है ना, कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिलेटेड सर्विसेज कह लो या यूटिलाइजेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स कह लो, एक ही बात है। तो उसने कहा जी सिंगल ओआर से निकालिए ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट अल्फा, बीटा, गामा की, या आप यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक सर्विसेज जो हैं उनकी बेसिस पे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मेजर करें। सवाल पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कैसे इसको हम लेके चल सकते हैं। Eson Enterprises produces 3 products alpha, beta, gamma. The management has some reservations on the method of costing. Consequently, the cost accountant has reviewed the records and gathered the following information. Costs incurred during the latest quarter were direct material, direct labor, इनडायरेक्ट वेजेस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो इनकर हुई, फ्यूल एंड पावर, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द प्रीवियस क्वार्टर डिपिक्टेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। प्रोडक्शन रिपोर्ट से पता लगा अल्फा, बीटा, गामा के कितने यूनिट्स बने, डायरेक्ट लेबर आवर्स पर यूनिट, मशीन आवर्स पर यूनिट और इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट। सो ये प्रोडक्शन का डाटा। अदर रेलेवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज। फैक्ट्री स्पेस यूटिलाइजेशन अल्फा, बीटा, गामा में कितनी है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी अल्फा, बीटा, गामा में रुपीज इन 1000 में कितनी लगी, स्टोर कंजम्पशन रुपीज इन 1000 में अल्फा, बीटा, गामा कितना हुआ, नंबर ऑफ यूनिट्स इंस्पेक्टेड अल्फा, बीटा, गामा के कितने हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरीज 10% पर एनम। अच्छा जी, अब दोबारा रिक्वायरमेंट को देखते हैं। हमें ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट चाहिए अल्फा, बीटा, गामा की, सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट यूजिंग सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर। सिंगल फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालने का तरीका है बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन इस केस में बजटेड नहीं, एक्चुअल है शायद ना, तो कोई बात नहीं, हम एक्चुअल ले लेंगे। ये सारा डाटा एक्चुअल है ना, हमें ये जो डिटेल दी गई है कॉस्ट इनकर्ड है, ये एक्चुअल डाटा, तो कोई बात नहीं, हम एक्चुअल डाटा से चलेंगे। हमारी कहानी रहेगी कि ओवरहेड इनकर्ड
डिवाइडेड विद पूरी फैक्ट्री के ओवरहेड इनकर्ड डिवाइडेड विद टोटल फैक्ट्री के लेबर आवर्स, वहां से ओवरहेड कॉस्ट पर लेबर आवर निकल आएगी और उसके बाद लेबर आवर पर यूनिट इनटू रेट। ठीक हो गया, लेबर आवर पर यूनिट इनटू रेट करेंगे तो उस प्रोडक्ट की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। तो हमें पहले स्टेप में ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या ओवरहेड कॉस्ट पर लेबर आवर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए, सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आवर लेने का तरीका है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिवाइड विद टोटल लेबर आवर्स। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं हमारे, वर्किंग 1 से टोटल करके लाओ। टोटल लेबर आवर्स काम हुए वर्किंग 2 से लेके आएंगे, यहां से OR बनेगा और फिर X Y Z अल्फा बीटा गैमा की प्रोडक्ट बनेगी। तो जनाब पहले मुझे वर्किंग 1 से टोटल ओवरहेड्स चाहिए। कितने हैं टोटल ओवरहेड, यहां से सम करके बताइए मुझे। कितना जी? टोटल ओवरहेड्स आर ₹9,488,000। टोटल ओवरहेड्स जो है आपके वो सम है यहां से लेके इधर तक की वैल्यू की, क्योंकि ये तो दो डायरेक्ट कॉस्ट है ना, ये तो हमारी कैलकुलेशन में आएंगे नहीं। तो जनाब यहां से लेके यहां तक जो कॉस्ट हैं ये सारी आपकी ओवरहेड्स हैं, इन सब को सम करें तो ये जनाब आपकी फिगर आती है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स की 9,488,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर हमें चाहिए टोटल लेबर आवर्स। हमारी फैक्ट्री में जिस पीरियड में ये खर्चा हुआ उस पीरियड में कितने लेबर आवर काम हुआ, कैसे पता लगेगा? यूनिट्स इंटू आवर्स, यूनिट्स इंटू आवर्स, यूनिट्स इंटू आवर सम। बताओ जरा कितने आवर्स बने टोटल? अल्फा पे 12,000 इंटू 20, बीटा पे 20,000 इंटू 5, गामा पे 45,000 इंटू 4, इन सब का सम करो। 5,20,000 लेबर आवर। किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में दिक्कत तो पूछेगा, बी अटेंटिव। सिंगल OR लेने के लिए टोटल फैक्ट्री के ओवरहेड्स लेंगे, टोटल फैक्ट्री के लेबर आवर से डिवाइड करेंगे। टोटल फैक्ट्री के ओवरहेड 9,488,000 है और टोटल फैक्ट्री के लेबर आवर जो अल्फा बीटा गैमा पे लगे 5,20,000। यहां से OR बना क्या जी? 18.25 पर लेबर आवर। नीचे जी ये हमारे पास OAR आ गया। अब OAR आ गया है, इसके बाद हमें पार्ट ए में जो चाहिए ना ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हम आसानी से अल्फा बीटा और गैमा की बनाएंगे। इट इज सिंपली ओवर लेबर आवर्स इनटू रेट। अल्फा के लेबर आवर 20 इंटू 18.25 365, बीटा के आवर्स 5 इंटू 18.25 25 और गैमा 473। लीजिए जी ये हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया। सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की मदद से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना, अल्फा बीटा गैमा तीनों की। ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट, सिंगल OAR का कॉन्सेप्ट हमने सीखा था ओवरहेड के चैप्टर में, उसकी एप्लीकेशन क्वेश्चन में आई। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब पार्ट बी। पार्ट बी में वो कह रहा है जी इन ओवरहेड्स को तकसीम कीजिए प्रोडक्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटेड सर्विस यूटिलाइजेशन। ABC वाला अंदाज कि आपको ये कॉस्ट है, सूटेबल बेस सेलेक्ट करके इन कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में तकसीम कर देना है
हर प्रोडक्ट के टोटल ओवरहेड आएंगे, उसको यूनिट्स प्रोड्यूस से डिवाइड करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट एबीसी वाला अगर हम बनाएं तो हमारे पास यहां पे डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉस्ट आएगी पहले, फिर हम लाएंगे बेस, फिर हम लाएंगे टोटल कॉस्ट, और फिर उस टोटल कॉस्ट को तकसीम करेंगे अल्फा बीटा गैमा में। पहले हम आइटम्स अगर लिस्ट डाउन करें तो सबसे पहले है ये इनडायरेक्ट वेजेस, और वो 4 तरह की हैं। मशीन मेंटेनेंस कितनी है जी, लिखते जाए साथ साथ वैल्यू भी, 6 लाख। फिर है जी स्टोर्स 3,60,000। देन क्वालिटी कंट्रोल 4 लाख, 468,000। Then cleaning and related services, 4 लाख। Indirect wages के बाद fuel and power, it is 2.8 million। इसके बाद आपके पास डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी बिल्डिंग। अब यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, हमें शायद डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी बिल्डिंग को अलग-अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी बेसिस अलग होने वाली है। कैसे करेंगे वो बाद में बात करते हैं, लेकिन चले फिलहाल प्लांट डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी अलग और डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की अलग। इसके बाद इसकी वैल्यूज हम बाद में लाएंगे। टोटल मुझे पता है कितनी है, लेकिन इसका ब्रेकअप हमें बनाना पड़ेगा। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी है जी, 2,40,000। इसके बाद इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग 60,000। नेक्स्ट स्टोर स्पेयर्स एंड सप्लायर्स, स्टोर्स स्पेयर्स एंड सप्लायर्स 1.8 मिलियन। और आखिरी आइटम है जी रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 1.2 मिलियन। अच्छा, हमने इन खर्चों को प्रोडक्ट में तकसीम करने हैं। यहां से हमारे पास टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे प्रोडक्ट वाइज, जैसे हम एबीसी में करते हैं। टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्ट वाइज, फिर इसको डिवाइड करेंगे यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ, तो हमें ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ऑलरेडी हमारे पास हैं। यूनिट प्रोड्यूस हमारे पास अल्फा बीटा गामा के ऑलरेडी हैं। कितने हैं अल्फा के? 12,000, 20,000, 45,000। ये जी हमने टोटल ओवरहेड लाने हैं, यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करेंगे, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगी। बिल्कुल एबीसी के पैटर्न पे हमारा ये फॉर्मेट है, और उसी अंदाज पे हमने इन कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में तकसीम करना है। फिर टोटल ओवरहेड कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट जो मिलेगी उसको यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करके हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पे जाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले फिर हम डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग, इसी से कहानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये अभी हमने बीच में छोड़ी ना, हमें पता नहीं लगा क्या है। टोटल डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी बिल्डिंग की है कितनी? 15,60,000। और नीचे इसने एक जुमला लिखा हुआ है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर प्लांट एंड मशीनरी इज 10%, और मशीनरी की कॉस्ट हर डिपार्टमेंट की गिवन है, हर प्रोडक्ट की गिवन। हर प्रोडक्ट में कितनी मशीनरी लगी वो मुझे गिवन है, तो मैं हर प्रोडक्ट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता हूं। तो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन तो यहां से निकल आए, तो टोटल ये है, इसमें से ये निकालेंगे, बाकी बिल्डिंग की बचेगी। तो जनाब प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन में एट द रेट ऑफ 10% ऑफ कॉस्ट, मुझे गिवन है कॉस्ट, तो अल्फा की 600
रुपीज इन थाउजेंड में चल रहे हैं ये अच्छा ये रुपीज इन थाउजेंड नहीं है, फुल है तो 6 लाख। ठीक है जी। प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन अल्फा की 6 लाख जी, बीटा की 4 लाख 3 लाख। टोटल कितनी बन गई है? टोटल जो बन गई 13 लाख। तो अगर ये 13 लाख है तो बिल्डिंग की कितनी बची? बिल्डिंग की बचेगी 15,60,000 में से 13 लाख निकाल दो तो बाकी बची 2,60,000। 2,60,000 ये बिल्डिंग की बचे। अब हम बाकी कॉस्ट की तरह बिल्डिंग की कॉस्ट को भी कोई बेस सेलेक्ट करते हैं और ये तमाम कॉस्ट को अब तकसीम करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन सीधे तरीके से हम तकसीम कर पाए। हमें हर प्रोडक्ट में जो प्लांट लगा हुआ है उसकी कॉस्ट गिवन थी और हमें डेप्रिसिएशन का रेट दे दिया गया, हमने मैनेज कर लिया। तो अब हम बाकी तमाम वैल्यूज को देख सकते हैं। अच्छा जी, अब वन बाय वन एक एक आइटम को डिस्कस करते जाते हैं और सूटेबल बेस आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले इनडायरेक्ट वेजेस कौन सी वाली है? मशीन मेंटेनेंस की। मशीन मेंटेनेंस की वेजेस मतलब वर्कर्स जो मशीन मेंटेनेंस में इन्वॉल्व रहे उनको तनख्वाह जो दी गई। मशीन की मेंटेनेंस किस पे डिपेंडेंट है? मशीन चलती कितनी है। मशीन जितनी ज्यादा चलेगी उसको उतनी मेंटेनेंस चाहिए। सो हम बेस पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसकी वैल्यूज हम बाद में लेके आते हैं। फिलहाल मैं कहता हूं जी इसकी बेस है मशीन आवर। मशीन मेंटेनेंस की जो वेजेस है उसके लिए सूटेबल बेस मशीन आवर बनते हैं। दूसरी कॉस्ट स्टोर्स मतलब इनडायरेक्ट वेजेस, उन वर्कर्स की सैलरी जो स्टोर्स में काम कर रहे हैं। जो स्टोर में काम कर रहे हैं तो वो काम क्या कर रहे हैं? स्टोर कंजम्पशन, स्टोर आइटम्स को हैंडल कर रहे हैं ना। स्टोर का आइटम को रखना, स्टोर आइटम को इशू करना, यही हैंडल कर रहे हैं ना। तो इसके लिए सूटेबल बेस बनती है स्टोर कंजम्पशन। स्टोर कंजम्पशन इसकी बेस बनती है शायद। क्वालिटी कंट्रोल में जो लोग काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं? इंस्पेक्शन। क्वालिटी कंट्रोल के लोग इंस्पेक्शन करते हैं प्रोडक्ट्स की, तो इनकी बेस शायद बनती है इंस्पेक्शन आवर्स। क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज, वर्कर जो क्लीनिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज में एंगेज है। क्लीनिंग किसकी होगी? नॉर्मली बिल्डिंग की, फैक्ट्री की। इसकी बेस बनेगी स्पेस यूटिलाइजेशन, फैक्ट्री स्पेस यूटिलाइजेशन। फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर कहां इस्तेमाल होता है? मशीन चलने में, मशीन आवर्स। डेप्रिसिएशन हम कर चुके हैं। बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन, फ्लोर एरिया, बिल्डिंग की कॉस्ट गिवन नहीं है। बिल्डिंग की कॉस्ट गिवन नहीं है तो बिल्डिंग के खर्चे हम फ्लोर एरिया के ऊपर तकसीम करते हैं। तो यहां पे भी जनाब स्पेस यूटिलाइजेशन। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कॉस्ट ऑफ प्लांट। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, स्पेस। स्टोर्स, स्पेयर्स एंड सप्लाईज, इट इज ऑलरेडी गिवन। ये इसका टोटल करो, ये वही, ये अमाउंट नहीं मान रही। स्टोर, स्पेयर्स, कंज्यूम, ये एलोकेटेड ऑलरेडी गिवन है। ये हमें गिवन है तो हम कहेंगे जी ये तो हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, इसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, गिवन है। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये भी बिल्डिंग के हैं तो इसकी भी बनेगी स्पेस। अच्छा, अब इनमें से कुछ वैल्यूज हमें रेडीली अवेलेबल हैं। जैसे सबसे पहले स्टोर स्पेस की बात करें तो इसकी तकसीम ही मुझे पता है। कितनी है जी? किसी बच्चे को कोई वैल्यू लिखनी समझना है पूछेगा, स्टोर स्पेयर सप्लाईज की तकसीम मुझे ये गिवन है 18 लाख की तकसीम, ये रुपीज इन थाउजेंड में गिवन है। 7 लाख 20,000, 2,70,000,
8,10,000। अच्छा, ये तो मुझे तकसीम ही गिवन थी तो मैंने तकसीम डाल दी। अच्छा, स्पेस की बात करें तो स्पेस परसेंटेज में गिवन है 40, 35 एंड 25%। ये भी आ गया, इधर भी यही स्पेस लगनी है 40, 35, 25%। यहाँ पे भी स्पेस है 40, 35, 25%। क्लीनिंग में भी स्पेस है 40, 35 एंड 25। स्टोर कंजम्पशन यहाँ पे लगनी है तो कंजम्पशन भी रेडिली अवेलेबल है, मुझे काम नहीं करना। 7 मैं एक एक जीरो डाल दूं तो 72, 27, 81। हमने स्टोर को कंजम्पशन की बेस पे तकसीम करना है तो कंजम्पशन की वैल्यूज ये अवेलेबल थी, मैंने एक एक जीरो उठा के रेशो लिख दी वहां पे, ये भी मेरे पास रेडिली अवेलेबल थी, इन पे मुझे कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। बाकी प्लांट कॉस्ट ऑफ प्लांट ये तो अवेलेबल है। कॉस्ट ऑफ प्लांट 643 ये भी अवेलेबल है। और जी डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट ये भी कॉस्ट ऑफ प्लांट पे जाएगा 643। बाकी मशीन आवर रह गया, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन आवर रह गए, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये दो चीजें रह गई ना बस हमें। बाकी हमें तमाम बेसिस के नंबर्स इधर से रेडिली अवेलेबल थे, वो हमने पिक कर लिए हैं। मशीन आवर्स और इंस्पेक्शन आवर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। जी देखिए, इसमें कोई चीज समझ नहीं आई, किसी बेस की आइडेंटिफिकेशन और उस बेस की वैल्यू डिटर्मिनेशन समझ नहीं आई तो पूछिए। जी बेटा, स्टोर्स आप इनडायरेक्ट वेजेस की बात कर रहे हैं? नीचे आ रहे हैं सेकंड 18 लाख के स्टोर की बात कर रहे हो। इनडायरेक्ट वेजेस में स्टोर डिपार्टमेंट के स्टाफ की सैलरी की बात हो रही है। स्टोर डिपार्टमेंट में जो स्टाफ काम कर रहे हैं उसकी सैलरी, वो इनडायरेक्ट वेजेस है हमारी। तो स्टोर डिपार्टमेंट में जो स्टाफ काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है? स्टोर इशू करने में इन्वॉल्व है ना, तो हमने उसकी बेसिस ले ली स्टोर कंजम्पशन। जिस प्रोडक्ट के लिए जितना स्टोर इशू किया उसने, उसकी कॉस्ट उसको चार्ज करता, क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट का स्टाफ की सैलरी है। स्टोर डिपार्टमेंट के स्टाफ का काम डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए स्टोर आइटम इशू करना है, ठीक है। मतलब उनको जो कंजम्पशन चाहिए, किसी को ऑयल चाहिए, किसी को गरारी चाहिए, किसी को पुर्जे चाहिए, जिस प्रोडक्ट को जो पुर्जा चाहिए वो स्टोर का डिपार्टमेंट इशू कर रहा है। तो हमने कहा जी जितना स्टोर आइटम जिस प्रोडक्ट ने कंज्यूम किए हैं उसी रेशो में स्टाफ की सैलरी उनको चार्ज कर दो, क्योंकि यही समझा जाएगा ना कि जितनी ज्यादा प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट ने इस्तेमाल की है उतना स्टाफ ने काम उसके लिए ज्यादा किया होगा, तो हमने उसी रेशो पे स्टाफ की सैलरी तकसीम कर दी। जी बेस की आइडेंटिफिकेशन में, सिलेक्शन में, उसकी वैल्यू डिटर्मिनेशन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अच्छा ये अब जरा मशीन आवर पे आइए जरा। मशीन आवर पर यूनिट गिवन है, हमें तो टोटल मशीन आवर चाहिए ना, तो ये बने 72,000, 1,60,000, 4,50,000, तो 3 जीरो उड़ा दें अगर हम, तो मशीन आवर 72, 160, 450, ठीक है जी। ये मशीन आवर की बेस बन गई। हम टोटल मशीन आवर लेते हैं हर प्रोडक्ट में जो इस्तेमाल किए, ये मशीन आवर पर यूनिट है। अक्सर आप लोगों की टेंडेंसी है पर यूनिट डाटा को यूज करने की, ख्याल कीजिएगा। हम टोटल कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में तकसीम करने जा रहे हैं, तो हमें टोटल कॉस्ट को तकसीम करने के लिए टोटल आवर्स एज अ बेस चाहिए। तो टोटल आवर्स एज अ बेस, यूनिट्स इनटू आवर पर यूनिट, ये टोटल आवर बनेंगे अल्फा के, एंड सो ऑन। सिमिलरली हमें इंस्पेक्शन आवर्स पर यूनिट गिवन है, हमें टोटल आवर चाहिए इंस्पेक्शन के, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यूनिट्स इंस्पेक्टेड से। सारे यूनिट्स इंस्पेक्ट नहीं होने, इसलिए कहा जाता है सवाल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, सवाल ध्यान से पढ़ना है। उसने बताया है प्रोडक्शन इतनी है, बट इंस्पेक्शन सारे यूनिट्स की नहीं हुई। अगर आप सवाल ध्यान से नहीं पढ़ रहे, एक दफा पढ़ के करने की कोशिश कर रहे हो, तो चांसेस यही आप यहाँ पे प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सवाल समझ भी लग जाए ना कि सब समझ आ गया, फिर भी दूसरी तीसरा पढ़ लेना, क्योंकि आपको सही तरह समझ नहीं आया हुआ, कुछ पॉइंट्स आपने पिक नहीं किए हुए, कुछ पॉइंट्स आपने इंफॉर्मेशन से रिलेट नहीं किए हुए, उनका इफेक्ट आपकी वर्किंग पे क्या आना है आप उनको गेज नहीं कर पाए,
क्या इसीलिए कहा जाता है दूसरी दफा तीसरी दफा सवाल पढ़ना है कि फिर पॉइंट पिक होता है। पहली दफा में पढ़ा, पढ़ते हुए रिलेट ही नहीं हुआ कि इसके असरात कहां जाने हैं। दूसरी दफा पढ़ते हो तो पता लगता है ओ हाँ इसने यहां लिंक होना था, इसका असर वहां पे जाता है, ये उस पर कैलकुलेशन को अफेक्ट करेगा। और बाज का कुछ पॉइंट ऐसे ट्रिकी होते हैं वो तीसरी दफा में पिक होते हैं। सो हमने 2 इंटू 6 1200, 3 इंटू 4 1200, 4 इंटू 5400, 1350 इंटू 4 5400, 1200 1200 5400, तो दो दो जीरो उड़ा दो, तो दो दो जीरो उड़ाओगे तो ये 12 12 54, ये मशीन आवर है 72 160 450। लीजिए जी सारी बेसिस आपके पास आ गई हैं, हर कॉस्ट की बेस आपके पास है, कोई कॉस्ट ऐसी नहीं है जिसकी बेस हमारे पास ना हो, हर कॉस्ट की बेस हमारे पास आ चुकी है। लीजिए जी दो तो तकसीम भी कर चुके हैं, इन कॉस्ट को तकसीम कीजिए, टोटल लाइए और फिर यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट लाइए। ये एबीसी का क्वेश्चन जो एबीसी सिलेबस में ना होने के बावजूद कभी आ गया था कैफ में, लेकिन हमारे लिए ये एक अच्छी एक्टिविटी है, परफॉर्म कीजिए और मुझे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बताइए क्या आ रही है। ये बेटा मशीन आवर्स कैसे आए? बेटा हमने टोटल मशीन आवर्स लेने हैं, अल्फा में कितने इस्तेमाल हुए, बीटा में कितने इस्तेमाल हुए और गैमा में कितने इस्तेमाल हुए, और इन आवर्स से हमने रेशो बनानी है। अल्फा के हमने 12,000 यूनिट्स बनाए, मशीन आवर पर यूनिट 6 तो 72,000। बीटा के हमने 20,000 यूनिट बनाए, मशीन आवर पर यूनिट 8 1,60,000। इसी तरह गैमा के 45,000 यूनिट्स 10,000 4,50,000, तो मैंने 1000 कॉमन लेके रेशो बना ली 72 160 450। ये बेटा बेटा कॉस्ट ऑफ द प्लांट, लेकिन रेट वो नीचे आखिरी जुमला पढ़ो, डेप्रिसिएशन का रेट है प्लांट एंड मशीनरी का 10%। हमें कॉस्ट गिवन थी, हर प्रोडक्ट में कितनी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, प्लांट लगा हुआ है, उसकी कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट का 10% हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर, ठीक है। कॉस्ट का 10% ऑफ कॉस्ट हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है। बेस की यहां शायद जरूरत नहीं थी, बेस की यहां शायद जरूरत नहीं थी, ठीक है, बेस की इधर जरूरत नहीं थी। ये बेस डेप्रिसिएशन के प्लांट डेप्रिसिएशन के आगे मैंने बेस लिख दी, शायद ये यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं थी। जरा देखिएगा बोर्ड पे, मुझे यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहिए था, शायद जो मैंने यहाँ लिखा है ना 10% कॉस्ट, ये यहाँ लिख देना चाहिए था मुझे, ठीक है। इसको ऐसे कर ले तो ज्यादा बेहतर है शायद, क्योंकि मुझे तो प्लांट की टोटल डेप्रिसिएशन पता ही नहीं है ना, मैंने तो कैलकुलेट की है ये, और यहां से फिर मैंने इसका ये सम लेके यहां पे लिखा है। मुझे 13 लाख की फिगर तो पता ही नहीं थी, 13 लाख की फिगर तो मैंने यहां से बनाई है जी। कंप्लीट कीजिए तकसीम, मुझे ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट की फिगर चाहिए। किसी बच्चे को कैलकुलेशन में अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत है पूछिए।
जी जनाब, कहां तक पहुंची बात? ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट अल्फा वर्कआउट की किसी ने? 231.14 बीटा 116.98 और गामा 97.22। लीजिए जी, वेरीफाई कीजिए कैलकुलेशंस क्या ठीक है। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से अल्फा बीटा गामा की क्या है, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की बेसिस पे उसकी जगह उसने वर्ड यूज किया स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिलेटेड सर्विसेज। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की टर्म यूज नहीं की, स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन ऑफ रिलेटेड सर्विसेज क्या दिया, बट इट इज एबीसी। जी एनी क्वेश्चन? किसी स्टूडेंट को कोई गाइडेंस चाहिए, पूछिए। सो एबीसी का कॉन्सेप्ट अगेन इस क्वेश्चन में देखा कि आप हर एक्टिविटी वाइज ओवरहेड्स आइडेंटिफाई करोगे, एक्टिविटी के कॉस्ट ड्राइवर्स देखोगे क्या है, ये कॉस्ट ड्राइवर्स हैं एक्टिविटी के, और कॉस्ट ड्राइवर की कंजम्पशन की रेशियो लेके ओवरहेड कॉस्ट को प्रोडक्ट्स में तकसीम करते हैं। यहां से हमें टोटल ओवरहेड्स ऑफ ईच प्रोडक्ट मिलते हैं। एबीसी में हम इस तरह प्रोसीड करते हैं, टोटल ओवरहेड ईच प्रोडक्ट लाके नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके फिर हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट लाते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम ओएआर बनाते हैं, ओएआर से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पे जाते हैं। एबीसी में हम ओएआर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट नहीं डिटरमिन करते। जी एनी क्वेश्चन? सिलेबस कवर करवा रहे हैं थैंक यू जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, ये चैप्टर पे हमारी डिस्कशन एबीसी पे ख़त्म। इससे हमारा ओवरऑल जो ओवरहेड का टॉपिक था वो कवर हो गया। ओवरहेड के टॉपिक में हमने दो चैप्टर पढ़े हैं, एक चैप्टर नंबर 3, एक चैप्टर नंबर 4, और दोनों की मैंने अलग-अलग सिग्निफिकेंस और स्टोरी आपसे डिस्कस की है। क्वेश्चन इन दोनों में से चांसेस यही है कोई एक आएगा। हिस्टोरिकली चैप्टर 3 से सवाल आता रहा है, लेकिन चैप्टर 4 1.5-2 साल से नया सिलेबस में ऐड हुआ है। एनी टाइम इसका क्वेश्चन भी हमें मिल सकता है किसी एग्जाम में। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एरिया है हमारा लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर के हमारे लर्निंग के दो हिस्से हैं जी। हम इसको दो हिस्सों में पढ़ते हैं। आल्दो आईकैप की बुक में इसको एक ही चैप्टर बनाया गया है, लेकिन मैंने अपने नोट्स में इस चैप्टर में से एक कंपोनेंट यहां से निकाल लिया है। वो मैं यहां डिस्कस नहीं करता क्योंकि वो टेस्ट इन क्वेश्चंस में नहीं हो रहा। मतलब लेबर कॉस्टिंग में से एक एरिया है जिससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेबर का बनता है, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। हर 3-5 अटेम्प्ट्स आपके सामने हैं, जिनमें से मॉडल पेपर में क्वेश्चन नहीं था, स्प्रिंग में क्वेश्चन नहीं था। बाकी स्प्रिंग 22, ऑटम 22 और ऑटम 23 में हमें लेबर कॉस्टिंग पे क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली 8-10 मार्क मतलब सेक्शन ए का क्वेश्चन मिल रहा है। लेबर के चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं
जो अभी हम पढ़ेंगे इस रन में, उसमें से क्वेश्चन इस तरह आते हैं। और इसके अलावा जो लेबर का टॉपिक में एक एडवांस थोड़ी डिस्कशन है, उसको हमने जिस चैप्टर के साथ वो टेस्ट होता है उसको उस चैप्टर में डाल दिया। वो है चैप्टर डिसीजन मेकिंग का। आगे चल के कहीं हमने पढ़ना है 3-4 हफ्ते के बाद। बड़ा मेजर हमारा टॉपिक है, जिसमें से अक्सर 2 सवाल हमें आते हैं एग्जाम में। मुझे लगता है रिसेंट एग्जाम में उसमें से हमें उस चैप्टर में से 2 सवाल आए हुए हैं। स्प्रिंग 23 में फॉर श्योर 2 सवाल थे, ऑटम का मेरे ज़हन में नहीं है नंबर, जब वहां पे जाएंगे तो देखेंगे। बट लेबर कॉस्टिंग का पोर्शन, एक पोर्शन जो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन के साथ टेस्ट होता है, उसको वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक जो डिस्कशन है लेबर कॉस्टिंग की, जिसपे एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनता है, उसकी डिस्कशन भी यहाँ पे होगी, और इसके पास पर क्वेश्चन भी हम इसी डिस्कशन के साथ ही सीखेंगे। लेबर कॉस्टिंग में हमें जो पढ़ना है, प्राइमरली लेबर कॉस्ट की मेजरमेंट हमने इस चैप्टर में यह सीखना है, और कॉस्ट कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेबर कॉस्ट की मेजरमेंट कैसे की जानी चाहिए, और लेबर कॉस्ट को कम करने के कोई तरीके हैं, किस तरह हम लेबर कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि हम ओवरऑल प्रोडक्ट कॉस्ट को कम करें। बल्कि लेबर कॉस्ट नहीं, हम ओवरऑल प्रोडक्ट कॉस्ट को कम करने के लिए लेबर को कैसे यूज कर सकते हैं। दिस इज हाउ आई शुड पुट, क्योंकि हम कॉस्ट कंट्रोल भी सीखते हैं। कॉस्ट कंट्रोल करना भी हमारे इस सब्जेक्ट का एक मकसद है, उसमें हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करना चाहते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लेबर के इस्तेमाल से हम ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट में कमी कैसे ला सकते हैं। लेबर इज एन इंपॉर्टेंट एंड मेजर सोर्स ऑफ कॉस्ट इन मेकिंग एनी प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो लेबर इज अ मेजर कॉस्ट आफ्टर मटेरियल। हाँ, कहीं ओवरहेड एक्सीड कर जाती है, कहीं लेबर एक्सीड करती है, बट इट रिमेन्स a significant component in most of the production scenarios. So we need to learn how to measure its cost. एक चीज हमें पता है, लेबर डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट का हिस्सा बनती है, और इनडायरेक्ट लेबर फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा बनती है। लेबर की जब हम एक्टिविटी मेजर करने की बात करते हैं तो उसमें 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक प्रोडक्शन और एक प्रोडक्टिविटी। मुझे अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो कोई सवाल भी हमें इस किस्म का आया हुआ है, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और प्रोडक्शन में डिफरेंशिएट करने का। वो सवाल भी शायद हम डिस्कस करेंगे जब आएंगे बारी उसकी। तो फिलहाल लेबर की एक्टिविटी मेजर करना चाहें कि लेबर ने कैसा काम किया, कितना काम किया, ये जानना चाहें लेबर की एक्टिविटी मेजर करने के लिए, तो 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं, एक प्रोडक्शन और एक प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन रेफर्स टू द क्वांटिटी, लेबर ने कितने यूनिट बनाए, and productivity refers to the efficiency with which production was done. यूनिट्स कितने बनाए और यूनिट्स कितनी एफिशिएंसी से बनाए, ये 2 स्टेटमेंट है। लेबर की प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट करना चाहो आप प्रोडक्शन में, तो आप कह सकते हो कि जी उन्होंने यस्टरडे कितने यूनिट्स बनाए, से 100 यूनिट बनाए, एक वर्कर ने यस्टरडे 100 यूनिट्स बनाए। प्रोडक्टिविटी वुड रेफर टू 100 बनाए, तो क्या ये हमारे मेयार के मुताबिक से, क्या उसको 100 ही बनाने चाहिए थे? पता लगे जी नहीं, बनाने उसको 120 चाहिए थे। अगर 120 बनाने चाहिए थे, एक दिन में 100 बनाए, तो इसका मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी लो रही, प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर वाज लो। प्रोडक्शन 100 यूनिट्स है, बट प्रोडक्टिविटी इज लेस देन द स्टैंडर्ड, लेस देन द टारगेट। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू एफिशिएंसी, प्रोडक्शन रेफर्स टू वॉल्यूम। एंड हाउ टू मेजर प्रोडक्टिविटी, ये जनाब हमारे पास प्रोडक्टिविटी मेजर करने का 2 फार्मूलाज हैं। इनमें से हम कोई भी फार्मूला इस्तेमाल करें, वी कैन मेजर प्रोडक्टिविटी। एक है जी स्टैंडर्ड, बल्कि पहले मैं इस फार्मूले को डिस्कस करता हूं। दिस इज फार्मूला नंबर 1, दिस इज फार्मूला नंबर 2। हम इसको इस अंदाज में डिस्कस करते हैं। किताब में आपके पास शायद अदरवाइज प्रिंट हुआ है, लेकिन हम इसको ऐसे बात कर लेते हैं। आप लेबर की प्रोडक्टिविटी जानना चाहते हो, आप कैलकुलेट करो एक्चुअल प्रोडक्शन लेबर ने की कितनी है, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर्स को करनी कितनी चाहिए थी। मैं अगर इसके लिए एक नोट बनाऊं कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर हम कैसे मेजर करते हैं, तो जनाब इसकी मेजरमेंट के लिए नोट डाउन लिख कर लीजिए।
स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर्स से मुराद क्या है कि आपने जो एक्चुअल आवर्स काम किया है, कंपनी के मेयार के लिहाज से आपकी प्रोडक्शन पर आवर कितनी होनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर ने 10 घंटे काम किया और कंपनी ने अपना मेयार सेट किया हुआ है कि एक वर्कर को 1 घंटे में 12 यूनिट्स पर आवर बनाने चाहिए। इसका मतलब वर्कर ने 10 घंटे काम किए तो उसको कितने यूनिट बनाने चाहिए? 120। ये कहलाते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड से मुराद टारगेट, कि वर्कर का टारगेट है कि उसको 10 घंटे के 10 आवर्स काम करके 120 यूनिट बनाने हैं। इसको कंपेयर कर लो, एक्चुअल यूनिट्स उसने बनाए कितने। लेट्स अज्यूम वर्कर ने यूनिट्स बनाए 140। अगर वर्कर ने 120 यूनिट बनाने चाहिए थे, 140 यूनिट बना दिया 10 घंटे में, इसका मतलब वर्कर ने टारगेट से ज्यादा काम किया, उसकी एफिशिएंसी टारगेट से ज्यादा है। अगर तो हम कहते हैं ना 120 बनाने चाहिए थे, बनाए भी 120, इसका मतलब वर्कर ने टारगेट के मुताबिक काम किया। बनाने 120 चाहिए थे, बनाए 140, टारगेट से बेहतर काम किया। बनाए 120 चाहिए थे, बनाए 100, टारगेट से कम काम किया। एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी नॉर्मली हम परसेंटेज में मेजर करते हैं, और इस केस में कितने परसेंट आ रही है जी? कितनी जी? 116.67%। एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी अगर 100 से ऊपर आए, इसका मतलब वर्कर की एफिशिएंसी टारगेट से बेहतर है। अगर प्रोडक्टिविटी 100 से कम आए, जैसे अगर वर्कर ने 100 यूनिट बनाए होते तो कितनी प्रोडक्टिविटी आती? 83.33%। तो इस केस से हम कहते हैं कि वर्कर की एफिशिएंसी, वर्कर की प्रोडक्टिविटी टारगेट से कम है। प्रोडक्टिविटी की रेशो 100% है, मतलब वर्कर की परफॉर्मेंस एफिशिएंसी टारगेट के मुताबिक है। प्रोडक्टिविटी 100 से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब वर्कर की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी टारगेट से बेहतर है। प्रोडक्टिविटी 100 से कम आ रही है, इसका मतलब वर्कर की एफिशिएंसी टारगेट से कम है। टारगेट हम मेजर करते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर्स से, और वो कैसे निकलती है? एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर हमें बताया जाता है टारगेट है कंपनी का। कंपनी का टारगेट पर आवर क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, लेबर ने कितने घंटे काम किया, उसके हिसाब से हमें लेबर का टारगेट मिल जाता है जो उसको पूरा करना चाहिए था 10 आवर्स में। कंपेयर कर लेते हैं उसको एक्चुअल प्रोडक्शन से, हमें प्रोडक्टिविटी मिल जाती है। सिमिलर डाटा को लेके मैं फार्मूला 2 मैनेज कर सकता हूं। मैं सिमिलर डाटा को लेके फार्मूला 2 से भी प्रोडक्टिविटी निकाली जा सकती है। फार्मूला 2 में हमें कहा गया जी एक्चुअल आवर्स डिनोमिनेटर में लाओ। तो एक्चुअल आवर्स कितने वर्कर ने काम किया? 10। और न्यूमरेटर में लाना है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालना है, तो उसके लिए मैं यहां पे आपके कोर फार्मूला लिख देता हूं। ये फार्मूला 2 है, ये स्टार 1 था, ये स्टार 2 है। स्टार 2 क्या है जी? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये निकलती है जी आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड विद स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। हमारे केस में केस नंबर 1, ये अगर केस नंबर ए है, ये केस नंबर बी है, तो केस नंबर ए में एक्चुअल प्रोडक्शन है 140, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर हमारी थी कितनी जी? 12। तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितने बन गए? 11.67 आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब जो एक्चुअल प्रोडक्शन की है उसके लिए कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक कितने घंटे अलाउड थे। कंपनी के स्टैंडर्ड के मुताबिक 140 यूनिट बनाने के लिए आपको 11.67 आवर्स मिलते, लेकिन आपने अगर 10 घंटों में बना ली तो आपकी एफिशिएंसी कितनी रही? 116.7। इट्स द सेम, राउंडिंग ऑफ का फर्क है सिर्फ, इट इज द सेम। प्रोडक्टिविटी अब जिस मर्जी फार्मूले से कैलकुलेट कर लो, आप फार्मूला 1 से कैलकुलेट करो, फार्मूला 2 से कैलकुलेट करो, वो सेम आती है। दो फार्मूलाज
इस टर्म में देखिए पहला फार्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ओवर एक्चुअल आवर्स, और दूसरा फार्मूला है एक्चुअल प्रोडक्शन ओवर स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर्स। और ये जो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आने हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे आनी है उसकी भी मैंने आपसे डिस्क्रिप्शन शेयर कर ली, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक्चुअल आवर्स में कैसे लेने हैं उसकी डिस्क्रिप्शन भी आपके पास है। ये डिस्क्रिप्शन किताब में ऐड कर लीजिए अपने पास, ये डिस्क्रिप्शन किताब में ऐड कर लीजिए, जो दोनों फार्मूलाज के साथ केयरफुली टैग करके ऐड कर लीजिए, ताकि जब भी आप एग्जांपल्स करें आपको पता हो कि आपने रिक्वायर्ड वैल्यूज कहां से हासिल करनी है। अच्छा, मुझे इस केस में जब वर्कर ने 100 यूनिट बनाए हैं, इस केस में ये फार्मूला अप्लाई करके दिखाएं। मैंने आपको केस नंबर ए में अप्लाई करके दिखा दिया ना फार्मूला, अब आप मुझे केस नंबर 2 में फार्मूला अप्लाई करके दिखाएं। ये वैल्यूज चाहिए आपको इस केस की, जिसमें वर्कर ने 100 यूनिट्स बनाए हैं 10 घंटे काम करके, वर्कर ने 10 घंटे काम करके 100 यूनिट्स बनाए हैं। उस केस में प्रोडक्टिविटी आप मेजर करें जो फार्मूला आ रहा है पहले ऊपर आपका, उसकी मदद से। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैलकुलेट होते हैं स्टार 2 से। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैलकुलेट होते हैं स्टार 2 से। एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड विद स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है केस बी में? 100 यूनिट्स, और हमारी स्टैंडर्ड या टारगेट प्रोडक्शन पर आवर कितनी है? 12। एक घंटे में 12 बनने चाहिए, तो 100 यूनिट्स कितने घंटे में बनने चाहिए थे? 8.33 आवर्स में हमारे बनने चाहिए थे एक्चुअल प्रोडक्शन। 100 यूनिट्स 8.33 आवर में बनने चाहिए थे। बने कितने आवर में? बने कितने आवर में? एक्चुअल आवर्स 10 हैं। सो 8.33 ओवर 10 इंटू 100 इट्स द सेम। तो फार्मूला प्रोडक्टिविटी के लिए आप ये वाला इस्तेमाल करो या ये वाला इस्तेमाल करो, रेट सेम आता है। इधर आपने 8.33 ओवर 10 किया, यहाँ पे 100 ओवर 120 किया, आंसर दोनों में सेम है। इधर आपने 140 ओवर 120 किया, इधर आपने 11.67 ओवर 10 किया, आंसर दोनों में सेम है। प्रोडक्टिविटी के दो फार्मूलाज हैं, आप किसी भी फार्मूला की मदद से प्रोडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं। ये फार्मूलाज आपके पास दो किताब में अवेलेबल है। ये फार्मूलाज की स्टार 1 स्टार 2 की भी आपने नोट कर ली किताब में। अब मुझे कुछ कैलकुलेशंस इन फार्मूलाज पे करके दिखाएं। पहली कैलकुलेशन है जी हमारे पास इलस्ट्रेशन 1 पेज 91 पे, आपके सामने मैं ले आता हूं, इसको परफॉर्म कीजिए। दोनों फार्मूलाज के तहत आपने मुझे इसकी कैलकुलेशन देनी है। लीजिए जी, फार्मूलाज भी मैंने आपके सामने दोनों कर दिए। इलस्ट्रेशन 1 ये डाटा है, प्रोडक्टिविटी इस फार्मूला से भी निकालनी है, इस फार्मूला से निकालनी है, दोनों फार्मूला से निकालिए। और ये स्टार 1 स्टार 2 आपके पास है। हर बच्चे के रजिस्टर पे ये मुझे एक्टिविटी सॉल्व चाहिए। दोनों फार्मूलाज की मदद से प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट कीजिए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, नोट लेने में कोई कमी रह गई, मुझसे पूछिए। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे लेते हैं? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? किताब से देख के बेशक बोल दो। एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड विद स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर।
ठीक है जी। तो पहले ऊपर जो फार्मूला आ रहा है उसकी बात करें तो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आती है एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड विद स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। वहां से हमें पता लगता है स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इलस्ट्रेशन 1, बेटा फार्मूला पहले सामने रख। ये तूने कौन सा फार्मूला लगा रहा है? पहले फार्मूला लिख पहले, ताकि याद हो जाए। एक फार्मूला तेरा ये है, एक फार्मूला तेरा ये है। ये इसको ए कह ले, इसको बी कह ले। ये कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर रहा है भाई? ये ए कर रहा है। ठीक है, बता के करो ताकि आपको पता लगे कि फार्मूला सामने रहे, वैल्यूज ठीक फीड करें आप। फार्मूला नंबर ये जो ऊपर आ रहा है, पहले इसकी बात करें। एक्चुअल आवर्स कितने हैं जी? एक्चुअल आवर्स जो वर्कर ने काम किया 40 आवर्स काम किया वर्कर ने। और स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन है ये, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर 8। तो जनाब मैं अगर वर्किंग 1 से इसको लेके आऊं, वर्किंग 1 से ये वैल्यू लेके आऊं, मैं यहाँ पे वर्किंग 1 करूं तो मेरी 344 डिवाइडेड विद 8 43, दैट्स इट। तो 43 ओवर 40 इंटू 100 107.5%। एक तो ये तरीका है प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करने का। दूसरे फार्मूले में हम एक्चुअल प्रोडक्शन लेंगे 344, और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर्स के लिए मैं वर्किंग 2 अगर बनाऊं, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फॉर एक्चुअल आवर्स, तो एक्चुअल आवर्स कितने हैं 40 इंटू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर। लीजिए जी, यहां से भी परसेंटेज सेम 107.5। तो हमने जैसे बात की कि आप जो मर्जी फार्मूला इस्तेमाल कर लो, प्रोडक्टिविटी सेम रहती है। एग्जाम में हमारे पास लिबर्टी है, हम जिस मर्जी फार्मूला से काम कर सकते हैं, लेकिन बात का इंफॉर्मेशन हमें जिस अंदाज से दी जाए उसको देखते हुए फार्मूला सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ बोथ द फार्मूलास। प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी। अगर प्रोडक्टिविटी वर्कर की 100% आ रही है, इसका मतलब वर्कर ने कंपनी के एफिशिएंसी टारगेट को मीट किया है। अगर प्रोडक्टिविटी 100% से ज्यादा आ रही है, इसका मतलब वर्कर ने कंपनी के प्रोडक्टिविटी टारगेट से बेहतर काम किया है, एफिशिएंसी उसकी टारगेट से ज्यादा है। अगर प्रोडक्टिविटी 100 से कम आ रही है तो वर्कर ने कंपनी के जो टारगेट्स हैं एफिशिएंसी के उससे कम काम किया है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर की जाती है? 2 फार्मूलाज, और उसमें जो 2 की इंफॉर्मेशन हैं वो कहां से लाते हैं वो भी आपके सामने अवेलेबल है। इनकी मैंने की आपके साथ शेयर कर ली। एनी क्वेश्चन? अच्छा, मैं एक और डेटा आपको देता हूं। वीकली, बल्कि हम एक वीक की बात करते हैं। आवर्स वर्कड ड्यूरिंग अ वीक हैं से 32। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर है 25 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन है 600 यूनिट्स। आपको डिटरमिन करनी है एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी कह लें, प्रोडक्टिविटी मेजर करनी है। और प्रोडक्टिविटी मुझे दोनों फार्मूला से चाहिए, दोनों फार्मूला से चाहिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बताएंगे मुझे, आंसर तो दोनों से सेम आएगा।
70। पहले मुझे आप फार्मूला नंबर 1 के हिसाब से बताइए, इसके हिसाब से बताइए, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन और एक्चुअल आवर्स वैल्यू बताइए। एक्चुअल आवर्स तो 32 है, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे आए? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन 600 डिवाइडेड विद 25, तो यहां से एफिशिएंसी आपकी आ गई 75%। ये है आपके एक्चुअल आवर्स और ये है आपके स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, विच इज एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड विद स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड यूनिट्स प्रोडक्शन पर आवर। 25 यूनिट पर आवर बनने चाहिए थे, तो 600 यूनिट बनाने के लिए टोटल कितने घंटे चाहिए वो यहां से पता लग गया। जो स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, टारगेट कितने घंटों में ये प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, एक्चुअल कितने घंटे लगा दिए, टाइम हमने शायद ज्यादा कम लगाया। ये क्या है? हमने एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड आवर्स कम थे, हमें कम आवर्स में काम करना चाहिए था, हमने ज्यादा टाइम लगा दिया 75%। और यहां पे दूसरी केस में आइए, एक्चुअल प्रोडक्शन 600 और स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इन एक्चुअल आवर्स 32 आवर्स में 25 के हिसाब से 800। आंसर इसका भी बना 75। ठीक है जी, तो ये की याद रखिएगा जो मैंने आपको बताई इस स्लाइड में, शायद मैंने लिखवा दी थी आपको, ये स्टार 1 स्टार 2, ये स्टार 1 और स्टार 2, ये आपने याद रखना है। कभी भी आपको दिक्कत हो ये वैल्यूज कहां से आनी है, ये न्यूमरेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू, ये कहां से आनी है, तो यू शुड हैव दिस की अवेलेबल विद यू। इसको रेफर करेंगे, एक दो दफा देख के करेंगे तो इसके बाद आपको याद हो जाएगी चीज, काम होना शुरू हो जाएगा जी। एनी क्वेश्चन? जो एग्जाम्पल की थी हमने बेटा, जी एनी क्वेश्चन? कोई सवाल यहां तक? अच्छा जी, क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम इज हियर, दे नीड फ्यू मिनट्स ऑफ योर्स, क्योंकि क्लास में हमारे इसको 5-7 मिनट रह गए हैं, तो क्वालिटी इंश्योरेंस की टीम इस टाइम में आपसे इंटरेक्ट करना चाहती है। तो हमारे लिए आज की डिस्कशन इतनी ही, कल मजीद हम लेबर कॉस्टिंग के चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।